हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, वक्त को कर लेने दो अपनी मनमानी, अभी मेरा वक्त आना बाकी है। वक्त को कर लेने दो अपनी मनमानी, अभी मेरा वक्त आना बाकी है। जो हंस रहे हैं मुझ पर, जो हंस रहे हैं मुझ पर, हमें लूजर समझकर उनको जवाब अभी देना बाकी है, उनको जवाब अभी देना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, हम सबको आपको उन्हें जवाब देना है जो हमारे सपनों पर, आपके सपनों पर हंसते हैं दोस्तों। तो चलिए, जी हाँ दोस्तों, उन सब के यहाँ सबसे पहले मिठाई पहुँचाएंगे जो चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हमारे सपने कभी साकार ना हो, जो हम सभी को लूजर समझते हैं, जो आपको लूजर समझते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि आप अपने सपनों को कभी साकार नहीं कर पाएंगे, उनके यहाँ सबसे पहले मिठाई पहुंचनी चाहिए सर, है ना। रिजल्ट का पहला परिणाम उन्हीं को सुनाएंगे सर। चलिए दोस्तों, तो आज का जो प्रश्न है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आज आपके लिए लेकर आया हूं। और ये जो प्रश्न है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है दोस्तों इतिहास का जो पहला अध्याय है यूरोप राष्ट्रवाद, वहां से प्रश्न लेकर आया हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से ना मैं कई सारा प्रश्न बना चुका हूं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप देखिए, क्योंकि वो सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम के दृष्टिकोण से तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सर, प्रश्न है आज का जो मैं प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ, विशेषली आपके लिए, बस आपके लिए ही लेकर आया हूँ सर। केवल मैं आपको मन बड़ा प्रेम करता हूँ सर, बड़ा प्रेम करता हूँ मैं आपसे, इसलिए जो प्रश्न केवल आप ही के लिए है। किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। देख लो सर, नेपोलियन संहिता की विशेषताएं लिखे। नेपोलियन संहिता, है ना दोस्तों, नेपोलियन संहिता क्या थी, इसकी विशेषताएं बस आपको लिखना है। देखिए ना सर, मैं आपको इतना प्रेम से बता दूंगा ना, इतना प्रेम से बता दूंगा कि आपको फिर किसी से नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप ना बस 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 एक बार में बस समझ कर लिख दोगे, बस एक बार में। बशर्ते आपको ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, और ध्यान से क्या, बस आपको समझ में आ जाएगा, बस एक बार देख ले, है ना। देखिए सर, आप सभी को पता होगा, सोशल साइंस के प्रश्न में पहले प्रश्न का परिचय देते हैं, प्रश्न के बारे में कुछ बताते हैं, उसके बाद हम कुछ लिखते हैं, है ना दोस्तों। ये आपकी समझदारी है, टॉपर स्टूडेंट का ना एक गुण होना चाहिए कि सोशल साइंस के प्रश्न में आप लिख कैसे रहे। और लिखना का तरीका मैंने बताया हूं ना सर आपको, कि सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। तो नेपोलियन संहिता की विशेषता, इसका मेन पॉइंट कौन है, नेपोलियन है ना। उसके बाद उसकी जो संहिता वो मेन पॉइंट है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम दे देते हैं, नेपोलियन के बारे में बता देते हैं, है ना जी। चलिए, तो आप सभी को पता होगा सर, आप सभी को पता होगा, क्या पता है सर आपको, पता है ना कि 18 मई, अच्छा इधर नहीं लिखता हूँ, है ना, इधर सामने लिख देता हूँ सर, दिखेगा नहीं आपको। 18 मई 1804 को, जी हाँ सर, 18 मई 1804 को जो नेपोलियन है वो फ्रांस का सम्राट बनता है। तो पहला लाइन आपको यही लिख देना है सर कि 18 मई 1804 को नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। एक लाइन लिखा जाएगा, 18 मई 1804 को नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। इससे पहले ना वो फ्रांसीसी क्रांति का सेना का प्रमुख हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, फिर सेना के प्रमुख से क्या हो जाता है ना, 18 मई 1804 को फ्रांस का सम्राट बन जाता है। तो नेपोलियन 18 मई 1804 को फ्रांस का सम्राट बन गया, और सम्राट बनते ही उसने फ्रांस में क्या कर दिया पता है आपको? जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में वो क्या करता है, प्रजातंत्र को समाप्त कर देता है दोस्तों। क्या कर देता है, प्रजातंत्र को समाप्त कर देता है, और राजतंत्र को फिर से एक बार लागू कर देता है। राजतंत्र को फिर से एक बार क्या कर दिया, लागू कर दिया सर। जरा इस व्यवस्था को थोड़ा सा आप समझ लो, है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए, ज्यादा नहीं समझना है आपको, थोड़ा सा समझना है। आपको पता होगा दोस्तों, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में क्रांति होती है, और फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो फ्रांस था ना सर,
है ना। जो फ्रांस था वहां पर निरंकुश राजा का शासन हुआ करता था। कैसा शासन हुआ करता था? निरंकुश शासन, है ना। आपसे ये प्रश्न भी पूछ लेगा कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीक़ा से निरंकुशवाद को समझाया हूँ। तो आप वहीं पे जाकर देखो, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, आपको नहीं बताऊँगा सर, है ना। ये आप जाकर देख लीजिए। तो निरंकुशवाद जो है सर, याद रखेंगे, है ना सर, याद रखना कि क्रांति से पहले वहां पर कैसी शासन व्यवस्था थी? निरंकुश शासक की शासन हुआ करता था, है ना। मतलब अपने मनमानी से जो भी करते थे शासक लोग, अपनी मनमानी किया करते थे। लेकिन क्रांति होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, वहां पर एक नई व्यवस्था लागू की जाती है ना। और वहां पर नागरिकों के द्वारा, है ना, नागरिक जो थे, क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा निरंकुश शासन को समाप्त करके प्रजातंत्र लागू की जाती है। कैसी व्यवस्था दोस्तों? प्रजातंत्र, मतलब प्रजाओं का शासन वाला, जनताओं के शासन वाला शासन व्यवस्था लागू की जाती है। लेकिन 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 दोस्तों क्या होता है, मोड़ फिर से तब आया। मोड़ वो रास्ते वाली मोड़ नहीं सर, ये तो प्रश्न वाली मोड़ में बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। प्रजातंत्र सर क्या होता है, जब नागरिकों के द्वारा लागू कर दी जाती है। और तब क्या होता है, जब 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन जाता है ना सर, तो इसके बाद ये क्या करता है कि उस प्रजातंत्र को फिर से समाप्त कर देता है। और समाप्त करने के बाद फिर से निसंदेह राजतंत्र को लागू कर देता है। तो आप पहला लाइन में क्या लिख लेंगे सर? पहला लाइन में आप बस आप इतना ही लिख लेना कि नेपोलियन 18 मई 1804 को फ्रांस का सम्राट बनता है। और सम्राट बनते ही नेपोलियन क्या किया? प्रजातंत्र को समाप्त करके निसंदेह राजतंत्र को लागू कर देता है, राजाओं का शासन को लागू कर देता है। लेकिन उसकी जो राजतंत्र है उसकी आलोचना कोई ना करे, है ना, उसकी आलोचना, उसकी राजतंत्र की आलोचना कोई ना करे, उसका राजतंत्र तर्क संगत लग सके, इसलिए उसने क्या किया दोस्तों? क्रांतिकारी नियमों का समावेश किया, कुछ नए नए कानून उसमें लागू किया और नागरिकों के लिए कुछ नया नियम बनाया। और उसी नागरिक ने जो नया नियम बनाया था दोस्तों, याद रखेंगे कब बनाया था? 1804 ईस्वी में दोस्तों। कब बनाया था? 1804 ईस्वी में दोस्तों। जी हाँ, सम्राट बनने के बाद ही वो 1804 ईस्वी में नागरिकों के लिए नया नियम बनाया था। तो उसे नागरिक संहिता कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? नागरिक संहिता कोड, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता भी कही जाती है। तो या तो आप नागरिक संहिता कोड बोलिए या फिर नेपोलियन की संहिता बोलिए, दोनों एक बात है। नेपोलियन की संहिता कब लागू की गई थी? 1804 में। या नेपोलियन की नागरिक संहिता कोड कब लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। तो जो उसने नियम लागू किया नागरिकों के लिए, ठीक है दोस्तों, नागरिकों के लिए जो नियम बनाया था, है ना, उस नियम में जो नागरिक संहिता के नाम से जानी जाती है, उसकी क्या क्या विशेषता है, कौन कौन सी विशेषता है, यही तो आपसे प्रश्न पूछा गया है ना दोस्तों। तो कितना आसान है, आप परिचय में उतना लिख दोगे जितना थोड़ी सी जानकारी आप बता देंगे, है ना। तो अब आते हैं विशेषताएं पर, बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे सर। सबसे पहली बात, सबसे पहला नियम इसने क्या लागू किया दोस्तों? याद रखेंगे, जन्मजात विशेषाधिकार की समाप्ति कर दी। बहुत बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जन्मजात विशेषाधिकार मतलब जन्म से मिलने वाले अधिकार। आपको पता होगा सर कि जो हमारा फ्रांस था ना दोस्तों, है ना, वो सामंती व्यवस्था का अंग था। सामंती व्यवस्था क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पता होगा कि जो फ्रांस था, किधर बना दूं, देखिए देखिए मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है ना आपको? हाँ, दिखना चाहिए। 3 स्टेट में बटा हुआ था सर। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में। पहले में दोस्तों आपको पता होगा पादरी वर्ग के लोग थे। जी हाँ दोस्तों, पादरी वर्ग के। दूसरे स्टेट में सर कौन लोग थे? कुलीन वर्ग के लोग थे, है ना सर, कुलीन वर्ग के लोग। और तीसरे स्टेट को भी 3 भाग में बांटा गया था, जिसमें से पहले वह स्टेट में थे जो वकील, जिसमें भी 3 स्टेट में बांटा गया था सर, है ना। जो पहले स्टेट था तीसरा भाग का, जो ये भाग है, इसमें पढ़े लिखे लोग थे, व्यवसायी लोग थे, वकील लोग थे। दूसरे में थे दोस्तों जो समृद्ध किसान है, बड़े किसान है, वैसे लोग थे। और जो तीसरा था सबसे निम्न कोटि के लोग, जैसे भूमिहार मजदूर, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, गरीब किसान, वे लोग कहाँ पे आते थे दोस्तों? तो तीसरे स्टेट के तीसरे भाग में। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई थी कहाँ पे? फ्रांस में। समाज को बांट दिया गया था।
आपको समझ में आ रही है ना। तो जब समाज को बांट दिया गया था दोस्तों, तो सबको क्या मिला था, जन्मजात विशेषाधिकार, जन्म से मिलने वाले विशेषाधिकार। और कौन कौन से अधिकार थे पता है आपको दोस्तों? आपको पता होगा कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त था। और ये जो लोग थे ना दोस्तों, इन दोनों को टैक्स वसूलने का अधिकार था। कैसा अधिकार दोस्तों? टैक्स वसूलने का अधिकार, टैक्स देने का अधिकार नहीं। किसी भी कीमत पर पादरी वर्ग के लोग या कुलीन वर्ग के लोग किसी भी कीमत पर टैक्स की अदायगी नहीं करेंगे। इनको टैक्स देने का अधिकार नहीं था, बल्कि तीसरे स्टेट से, है ना, तीसरे स्टेट से ये लोग क्या करते थे, टैक्स को वसूलने का काम करते थे। जरा सोचिए कितनी गलत बात है सर, है ना। ये दोनों मिलकर, पादरी वर्ग के लोग और कुलीन वर्ग के लोग मिलकर के क्या करते थे, तीसरे स्टेट से केवल और केवल टैक्स वसूला करते थे, जो कि इनको जन्मजात विशेषाधिकार मिला हुआ था। तो नेपोलियन समझता नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, इसको नहीं रहना चाहिए। इस व्यवस्था को जो दोस्तों, ये जो व्यवस्था है ये फ्रांस में नहीं रहनी चाहिए। और क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, सबसे पहली जो इसकी व्यवस्था यही है दोस्तों, इसने जन्मजात विशेषाधिकार की समाप्ति कर दी। समझ में आ गया ना दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार। जी हाँ सर, याद रखेंगे, कानून के समक्ष सबको बराबर का अधिकार दिया। ये बड़ी जरूरी चीज है। देखिए ना, कानून के नजर में क्या यहाँ पे किसी को बराबर का अधिकार मिला हुआ है? बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ है, बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ है ना। पादरी वर्ग के लोगों को और कुलीन वर्ग के लोगों को कुछ ज्यादा ही कानूनी अधिकार मिला हुआ है ना। लेकिन तीसरे स्टेट के लोगों को वो बराबर का अधिकार बिल्कुल भी नहीं मिला है। कानून के नज़र में ये बिल्कुल भी बराबर के हकदार नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था में क्या किया गया, परिवर्तन लाया गया। और क्या होता है दोस्तों, नेपोलियन क्या करता है, कानून के समक्ष सभी नागरिकों को, फ्रांस के सभी नागरिकों को क्या करता है, एक समान अधिकार प्रदान किया। तीसरा दोस्तों याद रखेंगे और बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। संपत्ति का अधिकार है ना दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या होता है ना, यहाँ पर संपत्ति का जो दुरुपयोग कर रहे थे, कौन, कुलीन वर्ग के लोग कर रहे थे। जो शासक वर्ग के लोग थे, है ना दोस्तों, वो संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, प्रयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे थे, मनचाहा प्रयोग कर रहे थे, है ना। तो दोस्तों क्या हो रहा था कि उन संपत्ति से केवल पादरी वर्ग के लोग और कुलीन वर्ग के लोग अमीर तो बन रहे थे, लेकिन सर जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो दिनों दिन और गरीब होते जा रहे थे। तो क्या करता है नेपोलियन सर कि उस संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया कि ऐसा नहीं कि तुम लोग को मनचाहा प्रयोग करो, राजकोष का प्रयोग एकदम अपने मन से करिए, है ना, पैसे ऐठिए, पैसे तो कमाना है नहीं, बस टैक्स वसूलना है इनसे और बस ऐस मौज करना है। तो इस व्यवस्था को इसने समाप्त किया और संपत्ति के अधिकार को सरकार के नियंत्रण में, सरकार के अधीन में सुरक्षित बनाया दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे कि इसने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। आइए चौथा पॉइंट पर आपको चलते हैं, सामंती व्यवस्था की समाप्ति। अभी मैंने बताया ना आपको कि मैं भी आपको सामंती व्यवस्था बताऊंगा, अब बताता हूं सामंती व्यवस्था क्या है। देखिए दोस्तों, जो सामंती व्यवस्था है ना, ये यूरोप की व्यवस्था है। किस महाद्वीप की व्यवस्था है, यूरोपीय महाद्वीपों की व्यवस्था है। और ये जो व्यवस्था चला करती थी वो मध्यकाल के आसपास चला करती थी। ठीक है दोस्तों, तो मध्यकाल में यूरोप में एक ऐसी व्यवस्था थी, एक व्यवस्था चला करती थी, समाज को बांटने की व्यवस्था थी, जिसे सामंती व्यवस्था कहा जाता है। और इस व्यवस्था के तहत क्या होता था, यूरोप के समाज को कई वर्गों में, कई श्रेणियों में बांट दी जाती थी। श्रेणियों में, एक श्रेणी, दो श्रेणी, तीन श्रेणी। तो क्या होता था, सामंती व्यवस्था जो है यूरोप की व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत यूरोप के समाजों को कई श्रेणियों में बांट दी गई थी। और इस श्रेणी जो सबसे उच्चतम श्रेणी था, वहां पे शासक वर्ग के लोग, राजा, शासक आते थे। और जो निम्न कोटि होती थी, सबसे निम्न कोटि, निम्न श्रेणी, वहां पे कौन लोग आते थे, तो वही गरीब लोग, भूमिहार लोग, किसान लोग, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है।
तो ऐसे ऐसे लोगों को किस कोटि में रखा गया था दोस्तों, याद रखेंगे, निम्न कोटि में रखा जाता था। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, सामंती व्यवस्था कहा जाता है ना दोस्तों। तो ये व्यवस्था आपको देखिए मैंने दिखाया ना कि पहले वर्ग में पादरी वर्ग के लोग, दूसरे वर्ग में कुलीन वर्ग के लोग और तीसरे स्टेट में सब गरीब गरीब लोग को रख दिया गया था। तो इस व्यवस्था को क्या किया, नेपोलियन समाप्त कर दिया। नहीं भाई, हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी, ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी, है ना दोस्तों। तो नेपोलियन क्या करता है, अपनी नागरिक संहिता के द्वारा क्या करता है, सामंती व्यवस्था को फ्रांस से समाप्त कर देता है। आइए अगला, ठीक है, पांचवा दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण काम इसने किया, भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से किसानों को मुक्ति दिलाई। देखिए दोस्तों क्या था ना, जो किसान थे उनको फ्रांस में भूमि के लिए दास बनना पड़ता था, ठीक है। उनकी खुद की जमीन तो थी सर, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो पूरा यूरोप है ना, जमीनों का मालिक हुआ करता था कुलीन वर्ग के लोग, ये जमीनों के मालिक हुआ करते थे, संपत्तियों की मालिक हुआ करते थे। तो क्या होता था ना, किसानों को भूमि के लिए दास बनना पड़ता था, ठीक है। जैसे अगर क्या है कि मैं आपको क्या करूं, जैसे कोई कुलीन वर्ग के लोग हैं, ठीक है, बात को समझिएगा, कुलीन वर्ग की कोई व्यक्ति है ना, और आप उसके ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, ठीक है, ज़मीन तो किसानों की, लेकिन उनके हस्तक्षेप कौन करके रखे थे, कुलीन वर्ग के लोग करके रखे थे। तो अगर आप ज़मीन पर खेती कर रहे हैं ना दोस्तों, अगर उसके ज़मीन को, उसके भूमि का किसी भी तरीके से आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको उसके प्रयोग के बदले में उसको उसके यहाँ दास बनना पड़ेगा, और वो जो चाहे अपनी मर्जी से आपसे काम करवा सकता है, मतलब आपको दास की तरह रखेगा, आपको दास बनाकर वो काम करवाएगा। तो ये था भूदासत्व पर था, भूमि के लिए दास बनना पड़ता था किसानों को सर। तो ये कितनी खराब प्रथा थी सर, और किनकी, तो ये कुलीन वर्ग के लोगों की या पादरी वर्ग के लोगों की, उनके लिए वहाँ दास बनना पड़ता था। क्यों, भूमि का प्रयोग करने के लिए। और एक व्यवस्था और थी सर, जागीरदारी शुल्क, है ना, या तो भूमि का प्रयोग आप कर रहे हैं तो या तो आप दास बन जाइए, मेरे यहाँ आकर काम कर दो, या दूसरा तरीका था सर कि आप उसके लिए शुल्क दे दो, शुल्क मतलब टैक्स दे दीजिए, है ना। तो या तो आप टैक्स दे सकते हैं, ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी, या फिर आप हमारे यहाँ आकर दास बन जाइए। तो ये व्यवस्था कहीं ना किसानों के लिए बहुत ही दुखदाई थी सर, बहुत ही दर्दनाक हुआ करता था। तो नेपोलियन उनके दर्द को समझता है, और भले ही राजा है, एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, अपने प्रजा के दर्द को समझना, और नेपोलियन समझ रहा है सर, समझ रहा है। देखिए ना, अपने प्रजा के दर्द को समझा कि किसान हमारे यहाँ, किसान जो है उनके साथ दर्दनाक घटना हो रही है, दुखदाई है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनको भूदासत्व प्रथा से गुजरना पड़ रहा है, भूमि के लिए जागीरदारी शुल्क देना पड़ रहा है ना दोस्तों। तो इस व्यवस्था को क्या करता है, वो समाप्त कर देता है कि नहीं, किसान को किसी भी अपनी भूमि के लिए, भूमि के प्रयोग के लिए किसी का दास नहीं बनना पड़ेगा, भूमि के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब कुछ नेपोलियन ने अपनी नागरिक संहिता में लागू किया था, और ये जो वही कानून है जो क्रांति के बाद नागरिकों के द्वारा लागू किए गए थे दोस्तों। तो याद रखेंगे, ये नेपोलियन की संहिता थी, नागरिक संहिता जिसे कहा जाता है, नेपोलियन की संहिता जिसे कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी सर, और अगर आपको समझ में आई होगी तो सर बस एक लाइक कर देना सर, एक लाइक, आपकी एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करती है सर। तो एक लाइक कर दीजिएगा, और पसंद आएगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, मन लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अगला वीडियो आपके ही प्रश्न पर लेकर आऊँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपके प्रश्न पर।